66 अधिकारी हैं, जिसमें से 34 अधिकारी है वो हैं जो रिटायर्ड हैं, और 34 में से भी अगर आप बात करेंगे 10 अधिकारी वो हैं जिनकी उम्र 65 साल से क्रॉस कर चुकी है। कमाल है साहब। और 6 अधिकारी वो हैं जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है। मतलब डबल रिटायर्ड हैं। बिल्कुल डबल रिटायर्ड हैं। और गुड़गांव में तो चारों विधायक बीजेपी के हैं, दोनों सांसद बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि जो ये रिटायर्ड अधिकारी आके दोबारा रिपोजिशनिंग लेते हैं ना, ये बिना खर्ची और पर्ची के तो नहीं हो सकता। जब ये बना था तो सोच अच्छी थी, मैं उसके लिए डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन करते 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 उसमें ऐसा माहौल बना दिया है कि अब जिसको गुड़गांव में आना है वो सबसे पहले जीएमडी की तरफ देखता है, खासकर जो रिटायर हो चुका है अधिकारी, कि अब यहाँ पे आपकी जो जीवन व्यापन है वो बढ़िया होगा। और इसीलिए लोगों ने उसका नाम वृद्धाश्रम भी रख दिया है। एक मेरे पास एक्सटेंशन का लेटर था, उस एक्सटेंशन लेटर पे मंजीत कुमार जी के एक्सटेंशन पे खुद मंजीत कुमार जी के साइन है। इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकरू.com। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में काबिज हुई तो वक्त याद है मुझे कि भ्रष्टाचार को लेकर पूर्ववर्ती सरकार को खूब कोसा जा रहा था। चाहे वो जीजा को जमीन देने का मसला हो या फिर अन्य महकमों में फैले भ्रष्टाचार का मुद्दा हो। यानी इसी भ्रष्टाचार पर काम करने के लिए, खत्म करने के लिए बीजेपी सत्तासीन हुई। आज तीसरा कार्यकाल बीजेपी का है। क्या वास्तव में करप्शन खत्म हो गए, या कहते हैं कि करप्शन के प्रारूप बदल गए? तमाम चीजें हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इन तमाम मुद्दों पर कोई खुलकर बोलने वाला नहीं है। एक और वाकया मुझे याद है कि जब 2014 का चुनाव बीता तो उसके बाद उस वक्त यहाँ के केंद्रीय राज्य मंत्री जो सांसद, यहाँ के सांसद जो केंद्र में राज्य मंत्री भी बने, वो बार बार कहते थे कि गुरुग्राम का पैसा कहीं और लगता है, क्यों ना गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, जीएमडीए बना दी जाए, ताकि यहाँ का पैसा यहाँ लगे और यहाँ का विकास बेहतर तरीके से हो। आज मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं, आप हरियाणा के प्रबुद्ध हैं, गुरुग्राम के प्रबुद्ध हैं। आप जरा जीएमडीए के वेबसाइट पे चले जाओ साहब, और वेबसाइट पर जाकर आप अगर उसको खंगालोगे, उनमें नामों को खंगालोगे, उन अधिकारियों के नाम खंगालोगे और इसके बजट को खंगालोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी और आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिस ईमानदारी का ढोल ये सरकार पीट रही है, उसके पोल ये सरकारी वेबसाइट ही कैसे खोल दे रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जीएमडीए के कंधों पर गुरुग्राम के डेवलपमेंट का जिम्मा है, यानी तमाम प्लानिंग कर बेहतर विकास करने की जिम्मेदारी है, उस जीएमडीए में करीब 6 दर्जन के आसपास अधिकारी कर्मचारी हैं। और हैरानी होगी कि करीब 2 से 3 दर्जन अधिकारी कर्मचारी वो हैं जिनको सरकार पहले ही रिटायर कर चुकी है। कितना प्लानिंग हुआ, आप दंग रह जाओगे साहब। अंग्रेजी अखबार ने भी इस खबर को लिखी है और इस पूरे मसले को, इस डेटा को निकालने के लिए जदोजहद करने वाले हमारे साथ समाज सेवी प्रवीण मलिक जी हैं। इनसे चर्चा करूंगा, क्योंकि इन्होंने ही इसको सबसे पहले निकाला, लिखा और हम सबको अवगत कराया, और जिसके बाद मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको भी अवगत कराने जा रहा हूं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर सबसे पहले तो ये बता दो कि ये डॉक्यूमेंट्स, मैं थोड़ा सा और करीब हो जाऊं, क्योंकि इससे ये होगा कि सरकार के हम करीब हैं कि जरा ये ईमानदार सरकार का ढिंढोरा, कहते हैं कि बहुत ईमानदार सरकार है, तो फिर ये क्या है, जरा ये समझा दो साहब। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि ये क्या है, जरा ये डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं ये बता दो साहब। सर ये मुद्दा मेरा पहली बार नहीं उठा रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले उठा चुके हो आप? इससे पहले मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुका हूँ और इस मुद्दे को पहले भी उठा चुका हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरे को गुड़गांव से बहुत प्यार है जी।
और यहाँ के डेवलपमेंट के लिए मैं निरंतर कार्य करता रहता हूँ और सरकार को भी हम अपने सुझाव, हमारी कैपेसिटी में सुझाव देते रहते हैं, सो दैट गवर्नमेंट कैन वर्क इन ए बेटर वे। अब ये जो डेटा है, मतलब अभी 8 अक्टूबर को मेरे इसी 8 अक्टूबर 2025 इसी 8 अक्टूबर को ये है वो आपका पास डॉक्यूमेंट। इसमें GMDA ने भर्तियां निकाली हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और SDO की। अच्छा। जिसमें उन्होंने मांगा है कि कोई भी रिटायर्ड अधिकारी PWD से हो, HSVP से हो, CPWD से हो, NHI से हो, वो आए हमारे यहाँ और हमारे वृद्धाश्रम में भर्ती हो जाए। वृद्धाश्रम, कमाल है। लोग तो ऐसे ही बोलते हैं GMDA को, जो लोग जानते हैं, तो मैं तो कटाक्ष के तौर पे बोल रहा हूँ। हालांकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू GMDA, जब ये बना था तो सोच अच्छी थी, मैं उसके लिए डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन करते 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 उसमें ऐसा माहौल बना दिया है कि अब जिसको गुड़गांव में आना है वो सबसे पहले GMDA की तरफ देखता है, खासकर जो रिटायर हो चुका है अधिकारी, कि अब यहाँ पे आपकी जो जीवन व्यापन है वो बढ़िया होगा। और इसीलिए लोगों ने उसका नाम वृद्धाश्रम भी रख दिया है, क्योंकि आज जो डेटा मैं निकाल के लाया हूँ ये वेबसाइट का डेटा है, GMD की कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ GMDA। इसमें 64 अधिकारियों, 66 इसमें अधिकारियों के नाम हैं, उनके डिपार्टमेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम CO से लेकर और टिल लास्ट एक डिपार्टमेंट के नाम इसमें। और इसमें 66 अधिकारी हैं, जिसमें से 34 अधिकारी है वो हैं जो रिटायर्ड हैं, और 34 में से भी अगर आप बात करेंगे 10 अधिकारी वो हैं जिनकी उम्र 65 साल से क्रॉस कर चुकी है। कमाल है साहब। और 6 अधिकारी वो हैं जिनकी उम्र 70 साल के आसपास है, मतलब डबल रिटायर्ड हैं। बिल्कुल डबल रिटायर्ड हैं। और साल का और बताता हूँ मजे की बात, सेम यही डाटा मैंने FMDA का भी निकाला, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें भी स्थिति यही है। और उसमें एक सबसे बड़ी कमाल की चीज़ क्या है कि इसमें एक साहब हैं हमारे अमरीक सिंह जी। अमरीक सिंह जी की उम्र जो है ना वो 77 से भी क्रॉस कर चुके हैं वो। लो भाई, के युवा कैसे नौकरी मांगेंगे जब यह 77 साल का व्यक्ति काम कर रहा है। अब वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो आप गुड़गांव की हालात या फरीदाबाद की हालात बताएगी कि वो कितना काम कर रहे हैं। और वो पहले GMDA में भी थे, और जब मैंने मुद्दा पहले उठाया था तब उनको यहाँ से स्थानांतरण कर दिया गया था FMDA में। उसके बाद वो GMDA में तो नहीं आए, तो चलो उनकी पर्टिकुलर क्या बात करनी है, लेकिन ओवरऑल जो बात है वो स्थिति इतनी गंभीर है कि 50% से ज़्यादा अधिकारी जो हैं वो रिटायर्ड हैं, जबकि हरियाणा अपने आप में इस वक्त बेरोजगारी में नंबर 1 है। अच्छा, एक चीज़ पहले ये समझा दो सर कि ये रिटायर्ड इसलिए कहीं नहीं तो लगाया जाता कि इनकी सैलरी कम हो, ये ज़्यादा वर्क कर सकें। इनकी सैलरी का भी है क्या कुछ अपने पास? हाँ, मेरे पास सैलरी का भी डेटा है। देखिए, मैं रिटायर्ड अधिकारियों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका मान सम्मान भी करता हूँ। उन्होंने अपना एक अच्छा जीवन जो है वो समाज को दिया है, कार्य अच्छे भी किए हैं। सरकारें आती बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकारी अपना काम निरंतर रखते हैं। लेकिन संविधान ने भी, प्रशासनिक चीज़ों ने भी उनको एक एज लिमिट दी है कि भाई इसके बाद आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो लालसा है ना वो ख़त्म नहीं होती है, और वो लालसा के बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें आप समझिए कि आदमी का लालच जो है ना, वो लालच भी सरकारी गाड़ी, अटेंडेंट, पैसे, उसी पे आ रहा हूँ। आप जो कह रहे हो सैलरी में भी आप मान के चलिए, एक सैलरी जो मिलती है उनको 50% सैलरी जो उनको मिलती है, प्लस एक गाड़ी और ड्राइवर भी मिलता है, लगभग 50,000 रुपये की कीमत उसकी रहती है। एक ऑफिस असिस्टेंट मिलता है जिसकी सैलरी अनुमान 25-30 हज़ार रुपये होती है। एक MTS मिलता है, मल्टी टैलेंटेड स्टाफ मिलता है, 15-16 हज़ार रुपये का वो होता है। और अदर रिम्बर्समेंट जो चाय कॉफ़ी नाश्ता नुश्ता जो करते हैं उसकी रिम्बर्समेंट भी 25-1 हज़ार रुपये अनुमानन हो ही जाती है एक अधिकारी के ऊपर। तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपये का एक अधिकारी पड़ता है, और इतनी ही कॉस्ट पड़ती है एक जो रेगुलर अधिकारी है आपका, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। और वो युवा उस रिटायर्ड अधिकारी को देख देख के सोचता है कि यार ठीक है, तो क्यों तूने टेंशन लेनी है, क्योंकि वो सामने वाला टेंशन लेता नहीं है। क्योंकि प्रावधान ये है कि जो अधिकारी है, रिटायर्ड अधिकारी जो कार्य कर रहा है, उसकी ना तो कोई जिम्मेदारी है, ना उसका ACR खराब होने का भय है, ना उसका कोई उसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई हो सकती है, ना उसके पास कोई विभागीय कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, आपने विभाग में रखने हैं, 1-2 लोगों को रखना है एडवाइज़र के तौर पे, मैं उसके लिए डिनाई नहीं करता, या मतलब मैं क्या, कोई भी डिनाई नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत हमेशा रहती है। आपको अच्छे आचरण के लिए, अच्छे समन्वय के लिए, या एक अच्छी मार्गदर्शन के लिए आपको लोगों की ज़रूरत होती है।
लेकिन आप उनको जब मुख्य प्रणाली में डालते हैं या मुख्य धारा में जब डालते हैं तो आपका काम हैम्पर करता है, जिसका रिजल्ट गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों ही शहर हैं। गुड़गांव में 4 विधायक हैं, 1 मंत्री है और पावरफुल मिनिस्टर है, प्लस फरीदाबाद में 6 विधायक हैं जिसमें से 3 मंत्री हैं और तीनों मंत्री पावरफुल हैं। 2 सांसद, एक फरीदाबाद में और एक गुड़गांव में, दोनों ही केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और जो विभाग है जीएमडीए, ये सीधे के सीधा मुख्यमंत्री के अधीन है। अच्छा, मतलब पूरे प्रदेश में जितने भी एमडीए हैं सबके चेयरमैन चीफ मिनिस्टर? जी, ये बाय डिफॉल्ट उसके बायलॉज में है कि जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं उसके जो चेयरमैन हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। पहले खट्टर साहब थे, अब नायब सैनी जी हैं। अब आप समझिए, इतने पावरफुल सिटीज़ होने के बावजूद, इतने पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद, और हाँ, फरीदाबाद में तो 1 विधायक हैं शायद कांग्रेस के, 5 तो बीजेपी के ही हैं। अदरवाइज़ गुड़गांव में तो 4 विधायक बीजेपी के हैं, दोनों सांसद बीजेपी के हैं और मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम तो भ्रष्टाचार करते ही नहीं है। अब इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि जो ये रिटायर्ड अधिकारी आके दोबारा रीपोजिशनिंग लेते हैं ना, ये बिना खर्ची और पर्ची के तो नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब प्रारूप बदल गया करप्शन का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया है सर, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो गया है अब, कि आप डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आप अपना भ्रष्टाचार कीजिए, ताकि कल को कोई अगर बात आए तो कह देंगे जी हमारे तो बाय लॉज में प्रावधान है रिटायर्ड अधिकारियों को रखने का। आपने रख तो लिया उनको, लेकिन उनकी कार्यशैली तो देखो। अभी थोड़े दिन पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम नहीं कोट करूँगा, एक एक्सियन थे, रिटायर्ड एक्सियन ही थे वो, और कन्हई वाला जो राउंड अबाउट है वहाँ पे सीएम फ्लाइंग ने वो भ्रष्टाचार पकड़ा था। वहाँ की गुणवत्ता में कमियाँ मिली थी, तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठेकेदार के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई और माननीय जो एक्शन साहब थे वो अपना झोला उठा के चल दिए, कोई विभागीय कार्रवाई। तो ये जो बाइलॉज का आप जिक्र कर रहे हो सर, जो थोड़ा ये समझना चाहूँगा कि कितने रख सकते हैं रिटायर्ड, या सबको इतना रिटायर्ड कोई बाइलॉज में है कि कितने % रख सकते हैं? नहीं, ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं है कि आपको 1 रखना है, 2 रखने, 3 रखने हैं। मतलब आप मजे की बात बताऊँ मैं आपको, ये जो वैकेंसी निकाली ना, एडवर्टीजमेंट निकाली है ये, इसमें जो साइन है ना, ये मंजीत कुमार जी के, ये मंजीत कुमार जी खुद रिटायर्ड अधिकारी हैं। अच्छा। और इससे पहले जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मैंने बताया भी था, एक मेरे पास एक्सटेंशन का लेटर था, उस एक्सटेंशन लेटर पे मंजीत कुमार जी के एक्सटेंशन पे खुद मंजीत कुमार जी के साइन है। इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। तो उसमें केवल रिटायर्ड अधिकारी ही रख सकते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी जानकार हैं, जिनको अच्छे नॉलेज हैं, तो उनको रखने का प्रावधान नहीं है क्या इसमें? देखिए सर, प्रावधान तो नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर से लोगों को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑन बोर्ड करें। एज ए कंसल्टेंट वो थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करते हैं, उसमें होते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंसल्टेंट्स भी, एडवाइज़र्स भी, फिर मेन स्ट्रीम में सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेन स्ट्रीम में जब रखा जाता है ना व्यक्ति को, जिसकी उम्र 65-70 साल हो चुकी है, उस आदमी के ना पोरस थक जाते हैं, उसका एक मानसिक जो तनाव है वो बढ़ जाता है। आप समझिए कि आप थोड़ा सा एक बार, मैं क्योंकि जीएमडी में जाता रहता हूँ, तो रिटायर्ड अधिकारी तकरीबन अनुमानन 10-11 बजे तो ऑफिस आते हैं, फिर लंच भी उनको घर जाके करना होता है, फिर शाम को 5 बजते ही, क्योंकि उनकी उम्र का तगाजा है, उनको लगता है मैं अपने घर जाऊं, बीवी बच्चों पोते पोतियों के पास जाऊं मैं, तो 5-6 बजे वो अपने घर निकल जाते हैं, क्योंकि कार्यप्रणाली यही कहती है। लेकिन क्या गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहर में आप सुबह 10 से 5 की नौकरी करके सरकारी विभाग में क्या आप डेवलपमेंट कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मैंने कुछ डेटा और भी निकाला था कि अब तक आपने कितनी, हाँ, जीएमडीए जब से बनी तब से अब तक क्या क्या काम हुआ, और एक ये भी निकाला था आपने कि इनका बजट कितना रहता है साल का, कितना कुछ हुआ है, ये आपने कितना है, हाँ, वो पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मैंने वो भी निकाला था। आराम से निकाल लो सर, दर्शक हमारे बड़े उत्सुक हैं। ये रहा। देखिए, जो स्पेंड ऑफ जीएमडीए है ना, 2017-18 में जो बजट था वो था लगभग 300 करोड़ का। अच्छा। क्योंकि तब तो नव निर्माण हुआ था जीएमडीए का, और माननीय जो खट्टर साहब हैं वो इसके चेयरमैन थे। लेकिन उस पर स्पेंड कितना हुआ इसका डाटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, वो मिसिंग है। मैंने आरटीआई से भी मांगा था, मेरे को नहीं मिला। 18-19 में 1200 करोड़ का बजट था, उसका भी स्पेंड का डाटा नहीं है मेरे पास। 19-20 में 1500 करोड़ था,
उसका भी डेटा नहीं है। 20-21 में कोविड आ गया था, लेकिन 1700 करोड़ का डेट उसका बजट था, तो बजट कितना इम्प्लीमेंट हुआ पता नहीं। 21-22 में 1800 करोड़ था, 22-23 में 1900 करोड़ था, और उसमें से 1610 करोड़ स्पेंड हुआ है। फिर 23-24 में आपका 2574 करोड़ था, जिसमें से 954 करोड़ स्पेंड हुआ है। 24-25 में 2887 करोड़ था, जिसमें से अभी तक 500 करोड़ का एक डाटा अवेलेबल है, बाकी का भी डाटा अवेलेबल है नहीं। तो अब काम क्या क्या हो गया सर जीएमडीए के तहत, वो जरा वो भी देख लो सर। देखिए, जीएमडी के तहत अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो नुकसान जो इस प्रदेश को हो रहा है ना, इस प्रदेश के साथ साथ गुड़गांव जैसे शहर को हो रहा है, वो हो रहा है अर्बन प्लानिंग का। अर्बन प्लानिंग में जहाँ पे हम बात करते हैं, अब जैसे पोल्यूशन का सिस्टम है, दिवाली के बाद सबको पता है पोल्यूशन, इस पूरे साल में अगर एक पेड़ जीएमडीए ने लगाया हो, यूईडी विभाग ने, मेरे को नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है। सुभाष यादव जी जो पहले, अभी जो कंजर्वेटर हैं, पहले वो यूईडी के हेड थे, उन्होंने इस गुड़गांव की काया पलट की थी अपने 2 साल के कार्यकाल में। वो सरकार से लड़ झगड़ के, बातें रख के, एक पब्लिक के इंटरेस्ट में वो इस तरह के कामों को प्रोत्साहित करते थे जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली थे, और बहुत से काम उन्होंने, बहुत से प्लांटेशन, बहुत सी चीज़ें, बहुत से एरिया डेवलप उन्होंने किए। उसके बाद, उनके जाने के बाद अगर एक सिंगल पेड़ कहीं लगा हो, हाँ, बिल्डर से 60 गांठ पूरी कर ली है, क्योंकि बिल्डर को दे दिया भाई CSR में आप ये कर लो, अब उसने किया नहीं किया, उसकी मॉनिटरिंग कुछ नहीं है। मैंने मुद्दा पहले भी उठाया था कि यूईडी विभाग ने कोई ग्रीन बेल्ट डेवलप की हो। सर, 500 किलोमीटर की ग्रीन बेल्ट है, जिसमें से 100 किलोमीटर की डेवलप्ड है आज के टाइम पे। सिर्फ इसी एरिया में आप मान के चलिए, न्यू गुड़गांव एरिया में ही आपके पास इतना स्कोप है ग्रीन बेल्ट डेवलप करने का, ग्रीन बे डेवलप करने का, जिसमें आप थक जाओगे टेंडर करते करते। आप 10-10 हज़ार करोड़ के टेंडर आप एक साल में करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। इस बार हमारी बरसातें भी एक्सटेंडेड थी, लेकिन उस विभाग ने कुछ नहीं किया। जब हमने मुद्दा उठाया, उसके बाद उन्होंने अगस्त-सितंबर में जाके टेंडरिंग करी है, तब तक तो आधी बरसातें जा चुकी थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही आपका जो इंफ्रा डिपार्टमेंट है, इंफ्रा में सीवरेज नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, तो सेक्टर 77 ऑनवर्ड्स आपके पास सीवरेज नेटवर्क ही नहीं है। मैं सेक्टर 92 में रहता हूं। मेरी सोसाइटी का जो एसटीपी वाटर है, वो मुझे इन हाउस ही कंज्यूम करना पड़ता है, या फिर मैंने अपना एक मॉडल बनाया हुआ है। अदरवाइज मैक्सिमम सोसाइटीज़ जो हैं वो टैंकर पे निर्भर है, वो टैंकर से पानी को डिस्चार्ज करती हैं, जबकि डिपार्टमेंट हमारे से सीवरेज चार्जेस भी लेता है। वो किस बात के लेता है, उसका कोई वाली वारिस नहीं है। अब अल्टीमेटली ये सब भ्रष्टाचारी तो है, और क्या है। पानी तो यहीं के जिम्मे है जीएमडी के। देखिए, पानी भी इन्हीं के जिम्मे है, क्योंकि जो गुड़गांव का पानी है वो एमसीजी के पास है, और लेकिन मेन मास्टर सप्लाई जो है वो जीएमडी के पास है। पीक सीजन में वो भी एडुकेट नहीं होती है। मेरे पास उसका भी डाटा है, उस पर मैं अलग से एक अभी कर रहा हूँ कार्यवाही कि भाई कितना पानी होना चाहिए और कितना पानी दे पा रहे हैं। मुझे एक सवाल, लंबी वीडियो हो रही है, मैं एक सवाल और जानना चाहता हूँ। जब इनके बाई लॉज में है कि ये रिटायर्ड अधिकारियों को रख सकते हैं, तो ऐसे में फिर हम लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तमाम दर्शकों के जहन में भी होगा, जब आप ही कह रहे हो कि बाई लॉज में है, तो फिर जब हम ये खड़ा कर रहे हैं तो इसका तारतम्य नहीं बैठ पा रहा है। देखिए सर, क्या है, अब मैंने बताया ना कि करप्शन को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है। करप्शन को जब ऑर्गेनाइज कर दिया गया है, हरियाणा मैंने बताया कि बेरोजगारी में नंबर 1 है। हरियाणा में पोटेंशियल की कमी तो नहीं है। हमारे पास एक से एक प्रबुद्ध लोग हैं, एजुकेटेड भी हैं, लाइक दे आर डूइंग मिरेकल्स इन एवरी इंडस्ट्री। 7 लाख युवा आज के टाइम पे बेरोजगार हैं। डेटा कहाँ से है? ये डेटा ग्रॉक का डेटा है, और मैं अभी और भी थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर रहा हूँ। और ये तो मतलब सरकारी एजेंसियों का भी डेटा है कि हरियाणा नंबर 1 में बेरोजगारी पे। इसमें मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। अब ऐसी स्थिति में भी अगर आप रिटायर्ड लोगों को क्षमता से अधिक उनसे आप काम कराएंगे, तो क्या वो काम कर पाएंगे? मतलब ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मुझे ज़्यादा पता नहीं है, कि जो रिटायर्ड ही आपको हायर कर रहे हैं तो 1-2 साल के लिए हायर कर लीजिए, उनका काम देख लीजिए, काम नहीं है तो उनको फिर चलता करिए। जब 77 साल का व्यक्ति काम कर रहा है, 66 साल का आदमी काम कर रहा है, 58-60 पे रिटायर्ड होते हैं, 1-2 साल कर लीजिए। सर, इसमें भी सब पर्ची खर्ची चलती है। अच्छा, ऐसा नहीं सिफारिश से मंत्री सिफारिश कर देते हैं, जी जाओ जी। वो कौन सिफारिश करता है, ये तो वही जानते हैं। लेकिन आप समझिए, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि 70 साल 75 साल के व्यक्ति जब वहाँ काम कर रहे हैं, अब इतने तो मतलब ठीक है, काबिलियत पे मैं किसी पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतनी एक्सटेंशन
और जबकि ये तो हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी भी अलाउ नहीं करती। 65 ईयर्स के बियॉन्ड तो हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी भी अलाउड नहीं करती, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है, फिर भी अगर वो एक्सटेंशन पाए जा रहे हैं। चलिए, ओवरऑल लास्ट में हम ये कहेंगे कि सीएम साहब ईमानदार हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे, चूंकि सरकार अगर ईमानदारी का जिक्र कर रही है और सरकार सीएम साहब ईमानदार हैं, तो इसको लुक आफ्टर जरूर करना चाहिए, इसको जरूर देखना चाहिए। देखिए, मेरी तो सरकार से गुजारिश यही है कि इस भ्रष्टाचार पे अगर आप रोक लगा सकते हैं तो ये सिर्फ इस विभाग में नहीं है, ये बाकी विभागों में भी धीरे धीरे पनप रहा है। और जब वो पर्ची खर्ची की जो आप बात करते थे, मतलब पूरा चुनाव पर्ची खर्ची पे लड़ दिया, तो इस मामले में ये 100% पर्ची खर्ची वाला मामला है। तो मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि इसके संरक्षक वही हैं, तो उनको सबसे पहले इस विभाग पे संज्ञान लेते हुए धीरे धीरे एकदम करेंगे तो पता नहीं क्या भूचाल हो जाएगा, पता नहीं क्या झोल कर रखा होगा इन अधिकारियों ने। धीरे धीरे इसमें फिल्ट्रेशन करी जाए और उन लोगों को, एनर्जेटिक लोगों को वहाँ पे स्थान दिया जाए, ताकि एक मैसेज क्लियर जाए जनता के बीच में भी, गुरुग्राम का एक्चुअल विकास हो सके। एग्जैक्टली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। सर ये दे दो सर मुझे, ये कोई आरटीआई नहीं है, ये तमाम जो वीडियोस हमने आज जो बातचीत की है ये सब उस वेबसाइट पे है और आप भी जाकर उसे देख सकते हैं, चाहे कॉन्टैक्ट्स में जाकर देख सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है। और साहब आप देख सकते हो कि ईमानदारी कहें या भ्रष्टाचार में लिप्त कहें, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद बताइए कि जिस गुरुग्राम के विकास की जिम्मेदारी अगर ऐसे बुजुर्गों पे हो तो फिर वो विकास कितनी तेज़ रफ्तार से दौड़ेगी, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।